मंडल की बैठक आयोजित की गई, क्या उद्देश्य था बैठक का और क्या आगामी आपकी रूपरेखा है? व्यापार मंडल 24 दिसंबर 1922 में अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में पूरे वर्ष को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय संगठन के द्वारा किया गया था, जिसके आधार पर पूरे वर्ष में स्वर्ण जयंती वर्ष के अनेकों कार्यक्रम जारी रहेंगे। अभी हम लोगों ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दीप उत्सव कार्यक्रम किया था, जो प्रदेश के सभी जनपदों में 75 जिलों में हमने इसको बड़े धूमधाम से इसको स्वर्ण दीप उत्सव के रूप में मनाया। अब संगठन के द्वारा इस स्वर्ण जयंती वर्ष में एक व्यापारी स्वाभिमान यात्रा जो 13 मार्च को सहारनपुर से शुरू हुई है और आज 24 तारीख को इटावा में प्रवेश करके जो है 12 जिले हम लोग आज तक पूरे कर चुके हैं। यह 57 दिन की निरंतर चलने वाली यात्रा है। 7000 किलोमीटर हम लोगों को यात्रा का सफ़र तय करना है। मुकुंद स्वरूप मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग इस स्वाभिमान यात्रा को निकाल रहे हैं। 12 जिले हमारे पूरे हो चुके हैं। पूरे 75 जिलों में इस यात्रा को ले जाने का हम लोगों का कार्यक्रम है और यह यात्रा 8 मई को पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की जन्म जयंती पर लखनऊ में इसका समापन किया जाएगा और लखनऊ में कम से कम 25,000 व्यापारियों को हम लोगों ने उस बैठक में आमंत्रित किया है और उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यापारियों को उसमें सम्मानित भी किया जाएगा। स्वाभिमान यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक जिले में व्यापारी से व्यक्तिगत रूप से पूरा प्रदेश का संगठन मिल रहा है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास हम लोग इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं जिले स्तर पर, कस्बे स्तर पर, गांव स्तर पर जो व्यापारियों की समस्याओं को हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, उनकी समीक्षा 8 मई की बैठक के बाद हम लोग करेंगे। उन बातों को लेकर हम 2 ब्रीफ, एक भारत सरकार के लिए, एक प्रदेश सरकार के लिए हम लोग तैयार करेंगे और दोनों सरकारों से हम व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराने का हम लोग प्रदेश स्तर से प्रयास करेंगे। संगठन का मानना है कि व्यापारी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। अतिक्रमण के लिए व्यापारी मंडल का न कभी समर्थन रहा है, न व्यापार मंडल अतिक्रमणकारियों के साथ है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर उनकी जो है चद्दरों को तोड़ना, जो पानी और बरसात से बचाव के लिए, धूप से बचाव के लिए जो उनकी दुकानों के ऊपर 3-4 फुट की जो चद्दरें लगी हैं उनको बेदर्दी से तोड़ना, नाली के ऊपर जो पत्थर ढककर, फोल्डर पत्थर से ढककर रखे हैं, उन पत्थरों को तोड़ना बिल्कुल व्यापारियों के साथ अन्याय है, क्योंकि ग्राहकों को भी दुकान के अंदर जाने के लिए किसी भी सपोर्ट से अगर नाली बीच में है तो उसको जाना होता है तो वो फोल्डर पत्थर को ढककर रखते हैं। हाँ, कोई पक्का निर्माण नाली के ऊपर ना करें व्यापारी, ऐसा हमारा व्यापारियों से अनुरोध है और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि व्यापारियों के द्वारा जो धूप से और पानी से बचाव के जो सीमित मात्रा में बिल्डिंग के सपोर्ट पे जो चद्दरें उनकी लगी हैं उनको ना तोड़ा जाए और नाली को ढकने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता है तो ग्राहकों को आने जाने में सुविधा होगी, इसलिए उन पत्थरों को भी ना तोड़ा जाए, ऐसा हमारा अनुरोध। व्यापार मंडल द्वारा आम लोगों की समस्याओं को अक्सर उठाया जाता है। अभी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 समस्याओं का जिक्र किया है जो जल संस्थान और नगर पालिका से संबंधित हैं, उनके को भी ब्रीफ करिए, क्या समस्या है और क्या? नगर पालिका परिषद ललितपुर द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है। 2021 में उच्च न्यायालय के द्वारा इनको फोर्सली वसूली के लिए, दबाव डालने की वसूली के लिए बिल्कुल रोका गया है। 3 रिट याचिकाएं वहाँ पर दायर हैं और तीनों में स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्राप्त है। डीएम साहब ने भी उनसे कहा था कि आप फोर्सली किसी भी आम जनता या व्यापारी से नगर क्षेत्र में फोर्सली वसूली ना करें,
किंतु नगर पालिका के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन करते हुए, जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए खुलेआम व्यापारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उनसे उनकी दुकान, उनकी आरसी काटने की धमकी देकर उनसे जबरन संपत्ति कर, जिसको गृह कर कहते हैं, उसको वसूल किया जा रहा है, जो कि निहायत गलत है और उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। और इस मामले को लेकर हम निश्चित ही पुनः उच्च न्यायालय की संज्ञान में इस बात को लाएंगे और इनके खिलाफ अवमानना का एक मुकदमा अलग से और दायर करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता दें कि चूँकि जो पूर्व में जो व्यवस्था थी कि गृह कर के आधार पर जल कर लिए जाने की बात कही गई थी, उसमें के 10% उसका 12.5 जो है जल कर लिया जाएगा। गृह कर की व्यवस्था 2012 में समाप्त हो चुकी है। अब जल संस्थान किस आधार पर इस जल कर को ले रहा है वो हमारी समझ से बाहर है। हमने अभी जल संस्थान को एक पत्र लिखकर सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत उनसे 3 सूचनाएं मांगी थी कि आपके द्वारा जो जल कर वसूला जा रहा है उसका आपके पास आधार क्या है, उसकी गजट की प्रमाणित प्रति। हमने उनसे यह भी मांगा था कि इस संबंध में आपके पास कोई रेगुलेशन वगैरह है, नियमावली यदि आपने बनाई है तो उसकी कॉपी भी आप हमें उपलब्ध करा दें। हमने उनसे यह भी मांगा था कि वर्तमान में चूँकि अब गृह कर समाप्त हो चुका है, संपत्ति कर नगर पालिका के द्वारा लिया जा रहा है, तो आपके द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है, क्या कानून जल कर के संबंध में बनाया गया, उसकी कॉपी मांगी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं को संगठन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में हम शीघ्र उनके खिलाफ अपील करेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। ललितपुर में व्यापारी स्वाभिमान यात्रा भ्रमण करेगी, जिसकी बड़ी भव्य तैयारी जिले के व्यापारियों के द्वारा कर ली गई है। सैकड़ों वाहनों के साथ, डिजिटल रथ के साथ और 2 रथ और बनवाए गए हैं। उन रथों के साथ व्यापारी स्वाभिमान यात्रा नगर में बड़े जोश और भव्य तरीके से इस यात्रा में अपने कार्यक्रम को अंजाम देगी। स्थापना बनारस समिति में प्रदेश के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुए, बनारस के नमो घाट पर स्वर्ण जयंती पर